नमस्कार, सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की खास खबरें। कमोडिटी कीमतों पर दबाव और फेड की बैठक से पहले ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। ब्रेंट क्रूड $47 प्रति बैरल पर फिर फिसला। मारुति सुजुकी के तिमाही नतीजों से बाजार को बहुत उम्मीद। जोरदार वॉल्यूम ग्रोथ से बिक्री 13.5% बढ़ने का अनुमान। मार्जिन बढ़ने की भी उम्मीद। टीवीएस मोटर्स का भी इंतजार। एक्सिस बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम में 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद। और वहीं वेदांत और लुपिन के नतीजों पर भी रहेगी आज बाजार की नजर। आज खुलेगा इंडिगो का आईपीओ। प्राइस बैंड 700 से 765 रुपए प्रति शेयर। इशू से 3200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एंकर इन्वेस्टर्स से 765 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 832 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए। हमारा प्रयास ये होना है कि अगले साल, मतलब ये जो आने वाला साल है, इसमें इसका काम शुरू करें और टारगेट तो यह है कि 2019 में यहां से पहली फ्लाइट फ्लाई करें। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए जोर शोर से चल रहा है काम। खास मुलाकात में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कोस्टल रोड पटरी पर। 2019 से नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होने का भी दावा। और नवंबर में फिर से बिकेगी मैगी। नेस्ले ने 3 प्लांट में मैगी बनाने का काम शुरू किया। नए सैंपल्स की जांच के बाद ही बाजार में पहुंचेगी मैगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत क्या मिल रहे हैं और ऐसे में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार में ट्रेड के लिहाज से, उस पर रहेगी सबसे पहले नजर। जहां पर हमने देखा है भारतीय बाजार वैसे भी कल थोड़े बहुत मुनाफा वसूली के शिकार हुए। 8250 के आसपास दिन की समाप्ति होती हुई दिखाई दी। आज अमेरिकी बाजारों से क्यूज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एशिया की हालत क्या है। आशीष हमारे साथ है। आशीष, हमने देखा ओवर द वीकेंड बहुत स्ट्रांग क्यूज थे, लेकिन कल के सत्र में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का जोर फिर पकड़ा है मार्केट्स ने। बिल्कुल, इनफैक्ट बड़ा मिलाजुला कामकाज था, बेहद सीमित दायरे में। खासतौर पर यूएस की अगर बात करें तो बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आया। डाउ और एसएनपी तो इनफैक्ट लाल निशान में जाके बंद हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से बाजार का फोकस, ध्यान रखें, अमेरिकन मार्केट्स का रिजल्ट्स पे है और इनफैक्ट ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स का फोकस सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पर है। अच्छे मोमेंटम के बाद हमने पिछले 3 हफ्तों में देखा है कि हफ्ते की शुरुआत में एटलीस्ट मंडे को प्रॉफिट टेकिंग आती है और इस हफ्ते की शुरुआत भी वहां पे हल्की मुनाफा वसूली के साथ हुई। याद रखें, बीते हफ्ते में हमने देखा था ईसीबी का एक्शन, चाइना के सेंट्रल बैंक के एक्शन, और उससे भरपूर फायदा मिला था इक्विटी मार्केट्स को, लेकिन शुरुआत हल्की प्रॉफिट टेकिंग के साथ है। और इस हफ्ते भी बाजार का फोकस कई सारे दिग्गज नतीजों पर और सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे होने वाला है। आज शाम से यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसकी 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है, जिसका आउटकम वेडनेसडे इवनिंग आएगा, यानी कि हम उस पर थर्सडे मॉर्निंग रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो उससे पहले भी हल्की सी नर्वसनेस है। इसके अलावा ध्यान रखें, यूएस इकोनॉमिक न्यूज में कल वहां पे न्यू होम सेल्स के आंकड़े आए। पिछले 2 बार से जब मैं हाईलाइट कर रहा था तो अच्छी मजबूती, अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा था, लेकिन कल जो आंकड़े आए हैं 11.5% का फॉल, एक साल में सबसे कमजोर आंकड़े वहां पे पहुंचते हुए। और आज वहां पे ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आने वाले हैं। ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफओएमसी की बैठक की शुरुआत से पहले ये आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। साथ साथ रिजल्ट्स की मैंने बात करी थी और वहां पे दिग्गज कंपनी हैवीवेट एप्पल आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। बाजार खासतौर पर उस पर फोकस करेगा क्योंकि एप्पल का शेयर कल अपने हाई से 3% झटक गया था, क्योंकि डर है ज्यादातर अब लोगों को कि Q4 की अर्निंग शायद उसकी कमजोर होने वाली है। तो पूरी तरह से बाजार का फोकस अर्निंग्स और सेंट्रल बैंक के एक्शन पर। यूरोप की तरफ मूव करिए और यूरोप में भी प्रेशर था। इनफैक्ट अच्छा खासा प्रेशर हमने देखा लंदन और फ्रांस के मार्केट्स में। आधे % का दबाव था, तो यहां पे भी तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी। और यहां पे जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए वहां से बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। सिर्फ जर्मनी आपको आउट परफॉर्म में हल्के निशान में कामकाज करता हुआ इसलिए नजर आएगा क्योंकि जो बिजनेस सेंटिमेंट सर्वे आया था जर्मनी में वो सरप्राइजिंगली बड़ा स्ट्रांग था, इसलिए एटलीस्ट जर्मनी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। एशिया की बात करें, कमोडिटीज में प्रेशर है। आपने हाईलाइट करा कच्चा तेल, ध्यान रखें ब्रेंट नाइमेक्स क्रूड जो है कुछ 10 अगस्त के लोस के आसपास पहुंचता हुआ, तो अच्छा खासा प्रेशर है। उसका इंपैक्ट एशियन इक्विटीज पे ऑब्वियसली है। तो पिछले कुछ दिनों के मोमेंटम पे आज ब्रेक लगता हुआ आपको नजर आएगा, हल्के दबाव के साथ अक्रॉस एशिया कामकाज। और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास हल्की कमजोरी के इंडिकेशंस। हल्की सी नरमी देखने को मिल सकती है। 8260 पर दिल की समाप्ति कल देखने को मिली थी और शायद शुरुआत वहीं पर रहेगी। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर। अनिल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़ी सी आप कह सकते हैं संभल कर ट्रेड कर रहे हैं लोग। वो जो हम देख रहे थे दिल खोलकर खरीदारी का दौर जो पिछले हफ्ते की समाप्ति में देखने को मिला था, कल मिसिंग था।
क्या यही शुरुआत भारतीय बाजारों में भी रहेगी? हम थोड़ी बहुत नरम शुरुआत दिखाएंगे। एक्चुअली भारतीय बाजार वैसे कल से ही थोड़े कमजोर हो गए हैं, जबकि कल ग्लोबल मार्केट्स उतने बुरे नहीं थे। भले अमेरिका में एक शांत क्लोजिंग और आज एशिया कमजोर है, लेकिन कल तो बाजार अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद बाजारों को ऊपर के लेवल पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। तो 8,300 के पार निकलकर टिक पाना अब भी बाजार के लिए चुनौती है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे इसकी आशंका भी कम है। तो हो सकता है जो एशियाई बाजारों में थोड़ा कमजोरी का रुझान है, जो कच्चे तेल के दाम फिर से गिर रहे हैं, उसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। हम थोड़ी सी कमजोर शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 8,175 8,200 वो रेंज है जहां पर बाजार बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि काफी हद तक कैश मार्केट में एफआईएस की दमदार खरीदारी अब भी चल रही है। दूसरी ओर वायदा कारोबार में भी इंडेक्स फ्यूचर्स में काफी कुछ खरीदारी हुई है। अब ये कह सकते हैं कि काफी शॉर्ट्स कवर हो चुके हैं, लेकिन एक्सपायरी का हफ्ता है तो कुछ उतार चढ़ाव होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा ट्रेड करना बाजार में आज के सेशन के लिए ठीक होगा। और अगर एशिया की तर्ज पर अगर हम कमजोर खुल जाए, 8,200 की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिखे, तो वहां पर पहले खरीदारी के मौके होंगे। और ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप 8,300 की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। तो इस रेंज को ट्रेड करने के लिए बेहतर तरीका यही कि आप रेंज के जिस एंड पर पहले पहुंचे उसके विपरीत ट्रेड करें। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बाजार इस रेंज को आसानी से तोड़ने के लिए तैयार है, और एशियाई बाजारों में भी कमजोरी है, लेकिन मामूली सी है। तो देखते हैं किस तरफ बाजार बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि इस 100 पॉइंट के दायरे में बाजार कारोबार करना चाहिए। चलिए, थोड़े से सीमित दायरे में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मद्देनजर शुक्रिया एनालिसिस के लिए। लेकिन आज इंडिगो एयरलाइंस चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का आईपीओ भी खुल रहा है। कंपनी ने इस इशू का प्राइस बैंड याद रखिए 700 से 765 रुपए प्रति शेयर तय किया है, जिसे एनालिस्ट थोड़ा महंगा बता रहे हैं। हालांकि कंपनी को भरोसा है कि निवेशकों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। ये आईपीओ 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसके जरिए कंपनी की योजना 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की है। आईपीओ की प्राइसिंग के साथ प्रमोटरों को अनुमानित मुनाफे के आधार पर भारी डिविडेंड देने के लिए भी कंपनी पर सवाल उठाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि देश में इंडिगो का मार्केट शेयर 37% का है। 2012 के बाद ये सबसे बड़ा इशू है जो बाजार में उतर रहा है। इसीलिए इस इशू से लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और लिस्टिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 26,000 करोड़ रुपए होगा। यह भी याद रखिए कि एंकर इन्वेस्टर्स को वो प्लेसमेंट हो गई है। कंपनी ने कल ही वो बुक क्लोज की, 832 करोड़ रुपए जुटाए हैं और वो प्लेसमेंट हुई है इशू प्राइस के हायर बैंड पर, जो है 765 रुपए प्रति शेयर का। तो वो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इशू के लिए। तो ये रहेगा आईपीओ आज आपके रेडार पर, और यहां से आज वो इशू खुल रहा है, आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी के नतीजे आएंगे। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी अपने नतीजे पेश करने वाला है। लुपिन, वेदांता, कई बड़ी कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं। तो क्या उम्मीद है बाजार की? सोनम, पूजा और वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मारुति से शुरू करेंगे। सोनम, बताइए क्या उम्मीद है मार्केट की? मारुति से बेहद ही मजबूत तिमाही की उम्मीद है, जहां पर नए लॉन्चेस और फर्स्ट टाइम बायर से बेहतरीन डिमांड के कारण वॉल्यूम्स मजबूत रहे। दूसरे तिमाही में वॉल्यूम्स में साल 10% की बढ़ोतरी हुई है और यही से पूरी मदद मिलेगी मारुति सुजुकी को। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 13.5% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 48% का जंप देखने को मिलेगा। मार्जिन बेहद ही मजबूत रहेंगे। 16.6% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 12.4% के मुकाबले। पिछले तिमाही में कंपनी ने 5 ईयर का हाईएस्ट मार्जिन क्लॉक किया था 16.3% का, और अब इस बार कंपनी अपना नया रिकॉर्ड बनाती हुई दिखाई देगी मार्जिन फ्रंट पर, जहां पर मार्जिन वित्त वर्ष 2015 में 12% से बढ़कर अब 16% पर आ गए हैं। कमोडिटीज के दाम में आई गिरावट, बेहतर रियलाइजेशन और बेहतर वॉल्यूम्स के कारण मार्जिन में ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल मारुति सुजुकी से बेहद ही मजबूत तिमाही की उम्मीद है। तो मजबूत तिमाही रह सकती है मारुति के लिए, लेकिन एक्सिस बैंक की उम्मीद क्या है? कैसे नंबर्स यहां पर रहेंगे पूजा? एक्सिस बैंक से मिले जुले नंबर्स की उम्मीद है। एनआईआई में हमारा अनुमान है कि 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि अगर पिछले साल के Q2 से हम कंपेयर करें तो इस साल सबसे लोएस्ट ग्रोथ इस बार एनआईआई के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। इंटरेस्ट इनकम में कमी होने के कारण ये लोअर ग्रोथ हमें नजर आएगी। इसके अलावा प्रॉफिट के लिए भी स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है। 17 से 23% की प्रॉफिट रेंज की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हमारा अनुमान है कि करीब 19% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। मार्जिन 3.81% के
आसपास ही स्टेबल रहेंगे। इसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो भी अब स्टेबल ही रहेंगे। पिछले काफी सारे क्वार्टर से हमने देखा था कि बैंक करीब 2% के आसपास एनपीए का आंकड़ा घोषित करते हुए आई है। इस बार भी हमारा अनुमान है कि उसी के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। लोन ग्रोथ की बात करें तो रिटेल पोर्टफोलियो से काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि हमें एचडीएफसी बैंक के भी नतीजों में देखने को मिला था, क्योंकि इन सभी कंपनियों का जो एक्सपोजर है वो रिटेल की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो वहां से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा लोन ग्रोथ के फ्रंट पर। और हमारा अनुमान है कि 17 से 18% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर एक्सिस बैंक से मिले जुले नंबर्स की उम्मीद है। चले तो मिला जुला परफॉर्मेंस रह सकता है इस तिमाही में, लेकिन आज वेदांता पर भी नजरें रखी जाएंगी। वरुण, कैसे नंबर्स की उम्मीद है, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स केन वेदांता मर्जर पर भी शायद बातचीत हो सकती है? डेफिनेटली हर्षद, और शायद नंबर से ज्यादा वही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हिंदुस्तान जिंक और केन इंडिया के नंबर्स आ चुके हैं जो कंपनी के ओवरऑल एबिटा में करीब 75% का कंट्रीब्यूशन रखता है। तो जो नंबर्स होंगे वो लार्जली एक नॉन इवेंट होंगे। बचे कुछ 25% की अगर हम बात करें तो वहाँ एल्यूमिनियम का कारोबार है, एल्यूमिनियम के वॉल्यूम्स में कुछ प्रेशर होगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एल्यूमिनियम की कीमतें जो गिरी है उसका कुछ हद तक खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ेगा। पावर और कॉपर का जो कारोबार है वहाँ फ्लैट नंबर्स रहने की उम्मीद है। और इसी के चलते अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे वेदांता के नंबर्स देखें तो आपको आय में करीब 18 से 20% के आसपास की गिरावट देखने मिल सकती है। कमोडिटी की गिरती कीमतों के कारण कंपनी के जो मार्जिन है उसमें आपको अच्छा खासा प्रेशर देखने मिलेगा, और जो कंपनी का मुनाफा है वो 1600 करोड़ से घट के 600 करोड़ के आसपास आने का यह अनुमान है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री पे सबसे ज्यादा आज नजर होगी। सबसे पहले तो जो गोवा की माइनिंग शुरू हुई है वहां किस तरह का अपडेट निकल के आ रहा है, एल्यूमिनियम की जो आगे का आउटलुक है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ये जानना सबसे अहम होगा। इसके अलावा दरअसल केन इंडिया और वेदांता का जो मर्जर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन आज लिया जा सकता है। और दरअसल जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके लिए जो डील है वो काफी हद तक स्वीटन करने की यहाँ बात की जा सकती है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट होगा जो आज की बोर्ड बैठक में निकल के आएगा, जिसपे आज सबसे अहम आपकी नजर होनी चाहिए। तो जो रिजल्ट है उससे ज्यादा अहम तो यहाँ मैनेजमेंट की आज कॉमेंट्री हो सकती है। चलिए तो मर्जर पर क्या विचार होता है उस पर ज्यादा नजर रहेगी बाजार की। लेकिन सोनम, लुपिन भी नंबर्स अपने पेश करने वाला है, क्या उम्मीद है, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा कंपनी का इस बारी? लुपिन से कमजोर आंकड़ों की उम्मीद है, जहां पर कंपनी का अहम मार्केट यूएस मार्केट इस बार अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, बल्कि इंडिया के अलावा सारे मार्केट्स का परफॉर्मेंस सुस्त रहेगा और यहीं से दबाव बनेगा। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 4% की बढ़ोतरी तो मुनाफे में 14% का जंप देखने को मिलेगा। 25% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 26.3% के मुकाबले। इस बार यूएस मार्केट का प्रदर्शन कमजोर रहेगा, जहां पर एक गिरावट देखने को मिलेगी। जापान का परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट, तो यूरोप में मामूली 3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया मार्केट कंपनी के लिए परफॉर्मर रहेगा, जहां पर इंडिया के मार्केट्स में 14 से 16% बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। जो मजबूत मोमेंटम है वो जारी रहेगा। वही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के मार्केट्स का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहेगा, जहां पर 30% की बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। मार्जिन पहले तिमाही के लेवल्स पर ही बने रहेंगे। वही हाई बेस के कारण और टैक्स का ज्यादा होने के कारण मुनाफे के आंकड़े पर दबाव बनेगा। लुपिन ये साल का आउट परफॉर्मर रहा है, जबरदस्त रिटर्न्स ऑलरेडी क्लॉक कर दिए हैं, बल्कि निफ्टी का टॉप गेनर रहा है। ऐसे में कमजोर आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है, तो इस शेयर पे तो खास नजर रहेगी। तो ये सभी नतीजों पर रहेगी आज बाजार की नजर। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो ऐसे शेयर जहां पर और खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और क्यों टेक्सटाइल कंपनियों के लिए आ रही है एक बुरी खबर। ये सब ब्रेक के बाद। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आने वाले दिन कुछ मुश्किल भरे रह सकते हैं, खासतौर से नए निवेश के लिहाज से। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार नए निवेश पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। दरअसल पिछले करीब 16 साल से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खास स्कीम चली आ रही है, जिसको कहते हैं टफ्स यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इस स्कीम के तहत टेक्सटाइल सेक्टर में जो भी नई मशीन, नई तकनीक के लिए निवेश किया जाता है, उस पर 2 तरह की सरकार की तरफ से रियायतें मिलती है। एक रियायत जिसको कहते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, यानी जिस दर पर आप बाहर से ब्याज पर कोई पैसा लाते हैं निवेश करने के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा 6% तक हिस्सा सरकार आपको इंटरेस्ट सब्सिडी के तौर पर वापस कर देती है। दूसरा होता है कैपिटल सब्सिडी। अब हमें सूत्रों
सूत्रों से पता चला है कि सरकार इस टफ्स की जगह दूसरी स्कीम लॉन्च करने जा रही है और इस दूसरी स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी का हिस्सा नहीं रहेगा, यानी इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर टेक्नोलॉजी के लिए आप नया निवेश करते हैं, उस पर अगर कोई ब्याज चुकाते हैं तो उस ब्याज का हिस्सा सरकार आपको वापस नहीं करेगी। इस नई स्कीम को लेकर के टेक्सटाइल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ 2 दौर की बैठकें हो चुकी है और अब प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि अगले महीने इस पर अंतिम हरी झंडी मिल जाएगी और इंटरेस्ट सब्सिडी जो टेक्सटाइल सेक्टर को मिला करती थी वो खत्म हो जाएगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी का क्लेम करने के लिए जिस तरह की रिपोर्टिंग करते थे उस पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। यहां तक कि रिजर्व बैंक ने कहा कि ये इंटरेस्ट सब्सिडी देने का जो आधार है उसमें कई सारी गड़बड़ियां नजर आती है, तो सरकार इसको सुधारने के बजाय इस स्कीम को ही पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में है और ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कह सकते हैं बड़ा झटका होगा। जी हाँ, और इसका असर आज टेक्सटाइल शेयरों पर जरूर दिखाई देगा। लेकिन कौन से दूसरे शेयर रहेंगे आज आपके रेडार पर? पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, बताइए किन स्टॉक्स में आज खबरों का असर रहेगा? जी, शुरुआत क्रॉम्पटन ग्रीव्स के स्टॉक्स के साथ करते हैं। कंपनी अपना कनाडा का जो पावर सिस्टम का कारोबार है वो पीटीआई होल्डिंग्स को बेचने का निर्णय ले सकती है, जिसके कि एंटरप्राइज वैल्यू करीब $20 मिलियन की बताई जा रही है। इसके अलावा डेन नेटवर्क्स का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर आरबीआई ने कंपनी में जो विदेशी निवेश सीमा की मंजूरी दे दी है। 74% तक एफआई निवेश करने की मंजूरी मिल गई है आरबीआई की तरफ से। ILFS इंजीनियरिंग का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते सेबी ने कंपनी पर जो पेनाल्टी लगा दी थी, अब सैट ने उस ऑर्डर पर रोक लगा दी है। सैट का यहाँ पर कहना है कि मामले की और जांच यहाँ पर करने की जरूरत है। NIT टेक भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने फ्लाई दुबई के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक करार किया, जिसके चलते ये काउंटर भी आज फोकस रहेगा। अब बात करते हैं कुछ नतीजों की। एडवांटा ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें कि कमजोर क्वार्टर देखने को मिला है। बॉटम लाइन में जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है वो कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट में कमी और हायर अदर इनकम की वजह से मिला है, लेकिन ऑपरेशनली अगर बात करें तो काफी कमजोर क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। ब्लू स्टार के नतीजों की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल के प्रॉफिट के सामने इस बार नुकसान पोस्ट किया है। कंपनी को करीब 16 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ है VRS स्कीम के कॉस्ट के चलते, जिसकी वजह से कंपनी ने इस बार लॉस पोस्ट किया है और टोटल इनकम में 11% की बढ़त हुई है। और आखिरी में हिताची होम के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी ने पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार लॉस पोस्ट किया है करीब 10 करोड़ का। और टॉप लाइन की बात करें तो वहां पर भी दबाव देखने को मिला है। शुक्रिया पूजा उस जानकारी के लिए। लेकिन निफ्टी में आज क्या रणनीति हो सकती है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से थोड़े बहुत मिले जुले संकेत है। हल्की नरमी के साथ शुरुआत रहेगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर राय देने के लिए ग्लोब कैपिटल के नीरव अखारिया। नीरव, 8260 पर कल की समाप्ति। SGX निफ्टी भी 4 अंक नीचे है। आज खुलते ही क्या कारोबार करें? देखिए, कल जो मार्केट में हुआ था कि 8330 के आसपास निफ्टी खुलकर 8250 बंद हुई थी, उससे एक एंगल्फिंग बियरिश कैंडल का एक डेवलपमेंट हुआ था, जो कि एक वीक सिग्नल बता रहा है। और टॉप पे इस तरह के कैंडल बनना लगता है कि वीकनेस की हावी हो रही है और मार्केट में हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ी सी नरमी रहेगी और जो सेटलमेंट है उससे पहले मार्केट में थोड़ा सा एक करेक्शन का वातावरण रहना चाहिए। मेरे हिसाब से निफ्टी में भी सेल करने का एक यहाँ पे जो छोटा सा ट्रेड बनता है और नीचे में 8200 8210 तक जाने की संभावना बनती है। चलिए, 8210 तक फिर फिसल सकता है निफ्टी, तो बिकवाली करके चले। तो क्या स्टॉक्स में भी आपकी बिकवाली की सलाह है नीरव? हाँ जी, जरूर। मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा वीक बन रहा है, तो कैनरा बैंक में मैं सेल की सलाह दूंगा 301 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और मुझे लगता है 2-3 दिनों में 280 तक आने की संभावना है। इसके अलावा एक L&T पे भी सेल कॉल हो सकता है। कल हमने देखा था कि कैपिटल गुड्स के ऊपर जो न्यूज आई थी उसके ऊपर में L&T में काफी एक अच्छा प्रेशर रहा था, तो इस स्टॉक को बेच के चल सकते हैं। 1560 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1470 का। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और वरुण हमारे साथ है। वरुण, यहाँ पर साफ राय नीरव दे रहे हैं कि फिर बाजार पर दबाव रहेगा। आपने जिन जानकारों से बात की है, ट्रेड के लिए कौन से स्टॉक्स चुने हैं और क्या सलाह है उनकी? देखिए, आज 50-50 की सलाह, यानी कि 2 बिकवाली और 2 खरीदारी की सलाह हमारे ट्रेडर्स दे रहे हैं। सबसे पहले तो शेर खान के जय टक्कर ने टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी है। 3 दिनों में 265 के लेवल से काउंटर आपको दिखा सकता है और ACC में भी इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 1470 के लक्ष्य आपको काउंटर 3 दिनों में दिखा सकता है। इसके अलावा आशुतोष साना मैक्स ग्रोथ कैपिटल के, इन्होंने 2 बिकवाली की सलाह दी है। बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि नीरव भी कह रहे थे, वहां प्रेशर रहेगा, इन्होंने भी एक बैंकिंग सेक्टर के काउंटर पर बिकवाली की सलाह दी है। एक्सिस बैंक बिकवाली करके चले, आपको 1 से 2 दिनों में स्टॉक में
512 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं और ONGC में बिकवाली करके चले 1 से 2 दिनों में 237 के लक्ष्य आपको काउंटर दिखा सकता है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज कमोडिटी मार्केट में क्या हो रणनीति, जहां पर बेस मेटल्स फिर से फिसलते हुए दिखाई दिए और कच्चे तेल पर भी दिखा दबाव, इस पर रहेगी राय इस ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मुंबई में नवा शेवा सिवड़ी सी लिंक, कोस्टल रोड और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। CNBC आवाज के प्रधान संपादक से खास बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर लिया गया है और जो कुछ दिक्कतें थी उसे भी दूर किया गया है। हम आपको दिन भर उस पूरे इंटरव्यू के अंश दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की योजना। लेकिन फिलहाल कमोडिटी मार्केट में आज क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, उसका एक रुख ले लेते हैं। कच्चा तेल जो फिर से नरम दिखा है, रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बताइए आज कच्चे तेल में क्या सलाह होगी, आज ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? ऊपर से लेवल से यहाँ पर काफी हद तक एक गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है हर्षिता जी की एक बार 2850 का जो डिप है वहां पर एक बार बाय करना चाहिए। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से टारगेट वापस से देखें तो आपको 2950 से 2970 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, तो डिप पे एक बाय की स्ट्रेटेजी आज रखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि निचले लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ बिकवाली का दबाव दिख रहा हो। शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि हम आगे आपके लेकर आएंगे दिन की 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्टॉक 2020 के साथ इस ब्रेक के तुरंत बाद।